जय हिंद। लास्ट सेक्शन में जो फिनिश किया था आपने वो था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पर वो जो था वो बात करी थी। आज जिस नए टॉपिक पर नए सेक्शन पर बात करेंगे वो है इक्विलिब्रियम साम्यावस्था। देखिएगा, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, साम्यावस्था, साम्यावस्था या साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। अगर वर्ड मीनिंग की बात करूं इक्विलिब्रियम की या साम्यावस्था की, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्विलाइजेशन स्टेट, वो कहीं पर भी हो सकती है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ इक्विलाइजेशन। साम्य अवस्था का मतलब होता है साम्य की अवस्था। साम्य अवस्था मतलब समानता की अवस्था। जो कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, किसी भी तरह का कोई प्रोसेस हो दुनिया के अंदर, तो वो दो तरह से कंप्लीट हो सकता है। एक होता है इरिवर्सिबल, जो एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर कंप्लीट होता है, जो एक ही दिशा के अंदर संपन्न होता है, और दूसरा होता है रिवर्सिबल, जो दोनों दिशाओं के अंदर जो था वो संपन्न होता है। इक्वलाइजेशन स्टेट की जब बात की जाती है, साम्य अवस्था की जब बात की जाती है, तो हमेशा इस पूरे चैप्टर के अंदर इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करेंगे, इसका मतलब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। दुनिया में इक्विलिब्राइज कहा जाता है कि दुनिया में हर उस प्रोसेस के अंदर जो रिवर्सिबल है ना, जो रिवर्सिबल है, वहां पर इक्विलाइजेशन, वहां पर इक्विलिब्रियम जो था वो स्टेब्लिश हो सकता है। तो स्टेब्लिश साम्यावस्था वही संपन्न हो सकती है, स्टेब्लिश हो सकती है, जो कैसा प्रोसेस हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, मतलब दोनों डायरेक्शन के अंदर कंप्लीट होता हो, वहीं पर जो था वो इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था जो था वो उत्पन्न हो सकती है। अब इक्विलाइजेशन, तो मैंने कहा इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेट ऑफ इक्विलाइजेशन। साम्य की अवस्था को जो था वो क्या कहा गया, साम्य अवस्था। चाहे वो साम्य अवस्था स्टेट ऑफ इक्विलाइजेशन किसी फिजिकल प्रोसेस में स्टेब्लिश हो या फिर किसी केमिकल प्रोसेस के अंदर जो था वो स्टेब्लिश हो। जब ये किसी फिजिकल प्रोसेस के अंदर स्टेब्लिश होती है, जब ये किसी भौतिक अवस्था के अंदर स्टेब्लिश होती है, तो वहां रेट ऑफ प्रोसेस से जो था इक्विलिब्रियम के बारे में बात की जाती है। रेट ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया की जो दर है, उसके आधार पर बात की जाती है कि वो काम जो हो रहा है वो कितनी देर में संपन्न हो रहा है। तो अगर उसकी जो रिवर्सिबल डायरेक्शन है, तो एक होता है लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, और एक होगा राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अगर दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन सेम होती है फिजिकल प्रोसेस के अंदर, तो उसको हम कह देते हैं कि उस फिजिकल प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम, इक्विलाइजेशन जो था वो स्टेब्लिश हो गया। जब आप किसी केमिकल प्रोसेस के अंदर बात करते हैं, केमिकल प्रोसेस के अंदर मतलब रिएक्टेंट का किसमें कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट के अंदर, और अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो वहां पर भी इसका एक मतलब होगा, वहां पर भी दो रिएक्शन होंगी, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरी बैकवर्ड रिएक्शन, एक अग्र अभिक्रिया, दूसरी पश्च अभिक्रिया। अगर उस केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम है। लेकिन केमिकल इक्वेशन में या फिजिकल इक्वेशन में जब रेट ऑफ प्रोसेस, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाए, तो केमिकल इक्वेशन में उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब क्रियाकारक की सांद्रता किसके बराबर हो जाती है, उत्पाद की सांद्रता के बराबर हो जाती है, तो उस अवस्था को कहा जाता है कौन सी अवस्था, साम्य अवस्था। तो जब केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब क्रियाकारक की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता के बराबर हो जाए, तब अगर कोई केमिकल प्रोसेस है, तब हम कहेंगे कि उस केमिकल प्रोसेस में इक्विलाइजेशन, इक्विलिब्रियम जो था वो स्टेब्लिश हो गया। तो इस तरह से देखा जाता है, ये किसी भी प्रोसेस में होता है। तो अगर वर्ड मीनिंग की बात करें, इसका मतलब है इक्विलाइजेशन, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस के अंदर हो या केमिकल प्रोसेस के अंदर। लिखिएगा, जहां लिखा इक्विलिब्रियम उसके नीचे कॉर्नर पे फिर दोबारा लिखें इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में लिखिएगा, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ
Equilibrium is the state of 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 equalization. Equilibrium is the state of equalization is the state of equalization is the state of equalization which establish which establish which establish which establish which establish in physical which establish which establish in physical which establish in physical or chemical process which establish in physical or chemical process which establish in physical or chemical process which establish in physical or chemical process. यह था। तो ऐसी कोई भी स्टेट ऑफ इक्वलाइजेशन जो किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के अंदर स्टेब्लिश हो उसको क्या कहा गया? इक्विलिब्रियम जो था वो कहा गया। हिंदी के अंदर लिखेगा किसी भौतिक या रासायनिक किसी भौतिक या रासायनिक किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में साम्य की स्थिति किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में साम्य की स्थिति किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में साम्य की स्थिति किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में साम्य की स्थिति किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में साम्य की स्थिति किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में साम्य की स्थिति को साम्य अवस्था कहा जाता है। साम्य की स्थिति को साम्य अवस्था कहा जाता है। साम्य की स्थिति को साम्य अवस्था कहा जाता है। सेंटर में लिखिएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम, भौतिक साम्य अवस्था या भौतिक साम्य, फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, भौतिक साम्य या भौतिक साम्य अवस्था, ये भी लिख सकते हैं भौतिक हिंदी में भौतिक साम्य या भौतिक साम्य अवस्था। जब फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात की जाती है तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का फिर वही मतलब है क्या? स्टेट ऑफ इक्वलाइजेशन, साम्य की स्थिति, समानता की स्थिति, और फिजिकल का मतलब है फिजिकल प्रोसेस। लेकिन आपको जो पढ़ना है यह फिजिकल प्रोसेस में भी आपको केवल केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की गई, क्योंकि आपके सिलेबस में जितने रूल्स दिए गए वो सब जो था वो साइंस में केवल केमिकल इक्विलिब्रियम पर जो था वो अप्लाई होते हैं। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम का मतलब है साम्य का मतलब है भौतिक साम्य से, इक्विलिब्रियम का मतलब है समानता से, साम्य का मतलब है समानता से, इक्वलाइजेशन से, और फिजिकल का मतलब है फिजिकल प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस का क्या मतलब है? यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस का मतलब है किसी भी सॉलिड स्टेट का सॉलिड का किसमें कन्वर्ट होना? लिक्विड के अंदर जो था वो कन्वर्ट होना। तो जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो या लिक्विड सॉलिड में, अगर एक ही प्रोसेस हो रहा होता कि सॉलिड अकेला लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता तो फिर इसमें इक्वलाइजेशन, इसमें इक्विलिब्रियम की स्टडी नहीं की जाती। तो म्यूचुअल हमें बात करना होगी, हमें दोनों की जो था वो बात करना होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस की, कि सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में जब चेंजेस आता है तब कोई एक ऐसी पॉइंट आएगा, कोई एक ऐसा स्टेट आएगा जहां पर दोनों का प्रोसेस जो था वो सेम हो जाएगा। आप उसको मेल्ट स्टेज कह सकते हैं। उसको वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर जो था वो पिघल जाएगा, वो पिघला हुआ पॉइंट जिस पर वो मेल्ट हो जाता है, या यूं कह लो मेल्टिंग पॉइंट जो कह लो, एक्चुअल में वो मेल्टिंग पॉइंट जो था वो इक्विलिब्रियम स्टेट ही है, वो भौतिक साम्य की अवस्था ही है। हालांकि क्योंकि वो मेल्टिंग पॉइंट पर गलनांक के ऊपर ही जो था वो सॉलिड सॉलिड नहीं रहेगा और लिक्विड लिक्विड नहीं, वो साम्य की समानता की स्थिति है दोनों की जो था, है ना। तो यहाँ पर सॉलिड का लिक्विड में या लिक्विड का किसमें? सॉलिड में अगर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, अगर इक्वलाइजेशन स्टेब्लिश होता है तो उसको कहा जाएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो एक चांस है सॉलिड का लिक्विड में या लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन जब होता है, उसमें अगर इक्वलाइजेशन, उसमें साम्य अवस्था उत्पन्न होती है तो उसको कहा जाता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा, किसी भी लिक्विड का गैस में या गैस का किसमें कन्वर्ट होना? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना, और इसके अंदर अगर कहीं पर इक्वलाइजेशन, अगर इसके बीच में कहीं इक्विलिब्रियम, अगर इनके बीच में कहीं पर साम्य अवस्था उत्पन्न होती है, साम्य की स्थिति आती है तो उसको भी कहा जाएगा क्या? फिजिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा, किसी भी सॉलिड का
किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना, या गैस का दोबारा किस में, जिसको आप जहां पर आप एग्जाम्पल बात करते हैं, मैंने बताया था एंथ्रासिन की, बेंजीन का, कपूर का जो था वो बताया था, ये वही सॉलिड वाली यही वाली स्टेट होती है। तो अगर जहां पर आप फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो वहां पर केवल इन तीन फिजिकल स्टेट की बात की जा रही है, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, या सॉलिड से गैस या गैस से। अगर इसमें कहीं पर कोई इक्विलिब्रियम, इक्वलाइजेशन, साम्य की अवस्था उत्पन्न होती है तो उसको कहा जाएगा क्या। तो यहाँ फिजिकल का क्या मतलब है, ये 6 स्टेट हैं, ये 6 अवस्थाएं जहां पर इंटरचेंजेस की बात की जा रही है, अंतः परिवर्तन की बात की जा रही है। लिखिएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम is the state of equalization. Physical equilibrium is the state of 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 equalization 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 which produce which establish during the physical process, which establish during the physical process, during the physical process, during the physical process, during the physical process। वो फिजिकल प्रोसेस क्या है, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के बीच में जो इक्विलाइजेशन की स्टेट एस्टेब्लिश होगी उसी को क्या कहा गया, फिजिकल इक्विलिब्रियम। वो ड्यूरिंग द फिजिकल लिखा ना, फिजिकल प्रोसेस, वो फिजिकल प्रोसेस ये है वो, है ना, लिख लें उसके नीचे, लिखना, किसी भौतिक प्रक्रम में, किसी भौतिक प्रक्रम में उत्पन्न साम्य की अवस्था, किसी भौतिक प्रक्रम में उत्पन्न, 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 किसी भौतिक प्रक्रम में उत्पन्न साम्य की अवस्था, किसी भौतिक प्रक्रम में उत्पन्न साम्य की अवस्था, किसी भौतिक प्रक्रम में उत्पन्न साम्य की अवस्था को भौतिक साम्यावस्था, को भौतिक साम्यावस्था कहा जाता है, को भौतिक साम्यावस्था कहा जाता है, को भौतिक साम्यावस्था कहा जाता है, को भौतिक साम्यावस्था कहा जाता है। ये लिख लेना तीनों। इसमें एक हेनरीज लॉ के बारे में आपको एक्चुअल में जो स्टडी करना है वो मैंने कहा किस इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम की जो था वो बात करना है। लेकिन इसमें जो एक फिजिकल स्टेट है जहां इंटरचेंज हो रहा है लिक्विड का गैस में या गैस का लिक्विड में, यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है इस इक्विलिब्रियम को वो है प्रेशर। प्रेशर जो था वो लिक्विड का गैस और गैस को लिक्विड में जो था वो चेंज करेगा। जैसे लिक्विड का गैस या गैस का लिक्विड में चेंज होता है तो वहां सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की जो था वो बात की जाती है कि किसी गैस को किस में डिसॉल्व करना, लिक्विड में जो था वो डिसॉल्व करना। तो साइंस के अंदर लिक्विड को गैस और गैस में जब लिक्विड में इंटरचेंजेस होता है तो इसकी स्टडी जिस साइंटिस्ट ने करी कि इस इंटरचेंजेस के ऊपर, इस अंतः परिवर्तन के ऊपर प्रेशर जो था वो दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी स्टडी जो था वो एक्चुअल में किसने करी, हेनरी करके साइंटिस्ट ने जो था वो करी। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में जब लिक्विड और गैस में इंटरचेंजेस होता है, अंतः परिवर्तन होता है, तो ये गैस जो था वो लिक्विड में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ये गैस जो था वो लिक्विड में, द्रव के अंदर जो था वो घुल जाती है। और वो गैस लिक्विड में कितनी डिसॉल्व होगी, कितनी घुलेगी, इस पर को ये डिपेंड करता है, इसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर, कि वहां पर वो गैस जो था उस लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर एग्जॉर्ट कर रहा है, वो लिक्विड जो गैस जो था उस द्रव के ऊपर कितना दाब आरोपित कर रहा है, उस प्रेशर की जो क्वांटिटी है, वो जो इतना पुट ऑन कर रहा है, जितना प्रेशर, उस प्रेशर की जो दाब की मात्रा है वही जो था उस
पे डिपेंड करता है कि वो लिक्विड जो था या में वो गैस कितनी डिजॉल्व होगी। तो जब ये चेंजेस होता है तो ये गैस किस में डिजॉल्व हो जाती है, लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती है। ये गैस लिक्विड में घुल जाती है और जब ये घुलती है तो इसको सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है, प्रेशर। और इसी की स्टडी को जो था वो किस साइंटिस्ट ने करी, हेनरी ने, और उसी को कह दिया गया हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ ये बताता है कि कोई गैस लिक्विड में कब कितनी डिजॉल्व होगी और उस पर प्रेशर का कितना इफेक्ट पड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए हेनरी ने जो लॉ दिया उसी को कहा जाता है हेनरीज लॉ। सेंटर में लिखिएगा हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। हेनरी साइंटिस्ट का नेम है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरी नियम, हेनरीज लॉ। तो हेनरी साइंटिस्ट का नेम है, हेनरी साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने क्या बताया कि कोई गैस लिक्विड में जब डिसॉल्व होगी तो उसमें प्रेशर का कितना इफेक्ट होगा। कोई गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना, घुलना, उसी को आप क्या कहते हैं, विलायता। उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो मैं ये बार बार जो कह रहा हूं कि जब आप लिक्विड गैस इंटरचेंजेस पे बात करते हैं, जब इस चेंजेस पे बात करते हैं तो गैस किस में डिसॉल्व हो जाती है, लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है। इसको ऐसा ना कहूं तो ये कह सकता हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये भी बोला जा सकता है कि गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है। इस बात को इस तरह ना कहकर अगर मैं फिजिकल टर्म में एक्सप्लेन करूं तो इसी को क्या कहूंगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब ही होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which present in definite amount of solvent, जो एक निश्चित मात्रा विलय की, वो मात्रा जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, उसी को क्या कहा गया, विलायता जो था वो कहा गया। तो हम बात कर रहे थे लिक्विड गैस इंटरचेंजेस की, हम बात कर रहे थे द्रव गैस के अंतः परिवर्तन की, और जब ये इंटरचेंजेस होगा तो गैस किसमें डिसॉल्व होगी, लिक्विड के अंदर जो था वो डिसॉल्व होगी। हमें इस पर किसका इफेक्ट की स्टडी करना है, प्रेशर के इफेक्ट की स्टडी करना है। इस इफेक्ट की स्टडी किस साइंटिस्ट ने करी, हेनरी ने, और यही क्या कहलाया, हेनरीज लॉ जो था वो कहलाया। इतनी सारी बात ना कहूं कि इतनी जो एक एक बात कह रहा हूं इसको इतना ना कहना, समझाना हो तो सिंपल कहूं तो क्या कहूंगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैसों की द्रव में विलयता। और इसमें आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर गैस जो था वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है। तो जहां पर गैस जो था वो लिक्विड में डिसॉल्व होती है, हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अपने आसपास जो था वो देखते हैं। मार्केट में जितने तरह के कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, वहां पर सब के सब जगह जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो सब इसी का एग्जांपल है। हर कोल्ड ड्रिंक्स बनता कैसी है, हर कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर किसी भी लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो था वो डिसॉल्व कर दिया जाता है, जब द्रव के अंदर, जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोल दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है, कोल्ड ड्रिंक कहलाती है। फिर उसमें टेस्ट के लिए अलग अलग आप जो भी सब्सटेंस मिक्स करना हो वो मिक्स कर दिए जाते हैं। लेकिन दुनिया में जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं सबका एक ही मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किस में घुले होना, लिक्विड में घुले होना। तो एक काम करता हूं कि हेनरी लॉ क्या है इसको समझाने के लिए किसी कोल्ड ड्रिंक के एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि स्टेटमेंट जो यूज किया जाएगा उसको बाकी किसी तरह से ऐसे समझाऊंगा तो आप फील नहीं कर पाएंगे कि क्या है। तो किसी कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लेता हूं और उससे समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो उस पर प्रेशर का जो था वो क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने एक काम किया, मार्केट से कोई दो कोल्ड ड्रिंक्स जो था वो परचेज करें, कोई दो कोल्ड ड्रिंक्स जो था वो लेकर आए। एक जैसी कोल्ड ड्रिंक्स थी, केवल दो बॉटल थी, एक बॉटल थी ए और दूसरे क्या थे बी, और दोनों जो था वो पैक्ड थी, दोनों जो था वो बंद थे। अब मैं ये एक यूज करना चाहता था तो मैंने कैप ओपन किया, मैंने जैसे ही ओपन किया, ये ओपन किया, यूज करना था लेकिन यूज नहीं कर पाया। ये कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब पता है, वाटर में किसका डिसॉल्व होना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का डिसॉल्व होना। तो वही बात है जो हम समझा रहे थे यहाँ पर। तो अब मैंने एक बॉटल जो था वो ओपन कर दी, ओपन करी लेकिन यूज नहीं कर पाया, कहीं पर काम में जो था वो बिजी हो गया, काम में बिजी हो गया, भूल गया,
कि एक कोल्ड ड्रिंक मैंने मार्केट से मंगाई थी, उसको ओपन भी कर रखी थी, लेकिन क्या नहीं कर पाया, यूज जो था वो नहीं कर पाया। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, कुछ टाइम बाद मुझे याद आया कि एक बॉटल जो था मैंने ओपन करी थी। जब मुझे याद आया 4-5 घंटे बाद कि एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो था मैंने ओपन करी थी, और तब जो था उसका टेस्ट लेकर देखा तो वो टेस्टलेस थी। आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को अगर ओपन करके रख दें तो उसकी स्ट्रॉन्गनेस जो थी, उसकी स्ट्रेंथ जो था वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। उसकी प्रबलता, उसकी इंटेंसिटी जो तो रहती है, एक जो कोल्ड ड्रिंक की जिस के लिए वो जानी जाती है, पहचानी जाती है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, उसकी जो प्रबलता है, वो क्या हो गई, खत्म। वैसे क्यों हो गई, वो आपको बिल्कुल न्यूट्रल वो लग रही है कि उसकी वो स्ट्रांग नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही, क्योंकि उसमें से गैस जो था वो क्या चली गई, बाहर चली जो था वो रिलीज हो गई, उसमें से गैस जो था वो रिलीज हो गई। तो एक काम सिंपल सा एक पूछूं कि यहाँ पर दो तरह की बॉटल थी, एक बॉटल ए थी और दूसरी बॉटल बी थी। अगर आपसे सिंपल कहूं कि मैं किसमें गैस की क्वांटिटी जो था वो ज्यादा होगी, तो किसमें गैस की क्वांटिटी ज्यादा है, बी के अंदर ज्यादा है। एक्चुअल में ये गैस की क्वांटिटी आप कह रहे हो किसमें ज्यादा है, बी में ज्यादा है। वो किसमें कम है, ए में जो था वो गैस की क्वांटिटी कम है। ये गैस की क्वांटिटी को गैस की क्वांटिटी ना कहें, इसको हम फिजिकल टर्म में कहें तो मैं क्या कह सकता हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यही कहेंगे ना कि यहाँ पर आप कह रहा हो गैस ज्यादा है, यहाँ कह रहा हो गैस कम है, तो आपका मैं ऐसे नहीं बोलो, मैं ये पूछूं आपसे कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, किसमें ज्यादा है, बी में ज्यादा है। मतलब यहाँ पर गैस का अमाउंट जो था वो क्वांटिटी, यहाँ पर गैस जो था वो ज्यादा थी और यहाँ पर गैस जो है वो क्या है, कम है। चलिए गैस को अगर हम छोड़ दें, यहाँ पर दोनों बॉटल है, मुझे ये बताओ किसमें प्रेशर जो था वो ज्यादा है, ए में प्रेशर ज्यादा है या बी में प्रेशर ज्यादा है, बी में जो था वो प्रेशर जो था वो क्या है, ज्यादा है। तो बी में प्रेशर ज्यादा है और ए में जो था वो प्रेशर क्या है, कम है ना। तो ये जो गैस आपने क्या कहा था, कम है, ये कम गैस कम होना मतलब क्या कम होना, सॉल्युबिलिटी कम होना। मतलब आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि जब प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी भी, और जब प्रेशर ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब जब प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जब प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी। अगर गैस की क्वांटिटी ज्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी जो था वो ज्यादा, तो प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी, और प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। यही है हेनरी लॉ, और उसको जैसे भी लिखेंगे लेकिन है यही। इसका मतलब यही समझाने की कोशिश करिए। इसको मैं अगर कहूं तो इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के जब कम है तो कम और जब ज्यादा तो ज्यादा। पैरेलल मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है मतलब क्या कहलाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब हेनरी लॉ क्या हो गया, हेनरी लॉ हो गया कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। यही था। तो इसका मतलब जो गैस प्रेशर जितना भी एग्जॉर्ट करेगी उसी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स जितनी बनाई जाती हैं वो हमेशा बनाते टाइम एक कांस्टेंट प्रेशर जो था वो रखा जाता है। अगर नहीं रखें तो वो मार्केट में चल ही नहीं पाए। हालांकि आप अगर कम प्रेशर के ऊपर उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मार्केट में आते आते उसमें से गैस क्या हो जाएगी। तो इतना प्रेशर रखा जाता है कि वो डिसॉल्व रहे, प्रेशर को कम नहीं होने दिया जाता। प्रेशर इसलिए गैस रिलीज नहीं हो रही कि वो केप लगा हुआ है, ये गलत फहमी है आपकी कि केप लगा हुआ है इसलिए प्रेशर। आप सोचें इसमें इतना प्रेशर रहता है गैस के अंदर कि वो तो केप को तो छोड़ो, वो बॉटल जो था वो ब्लास्ट कर देगी। अगर वो गैस रिलीज होती रहे और केप अगर बंद होता रहे तो वो कांच की बॉटल को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी, ब्लास्ट जो था वो कर देगी। तो बनाते टाइम कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्रीज जब होती हैं वो टोटल हेनरी लॉ पे काम करती हैं। जितने भी सोडा वाटर बनते हैं मार्केट के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं, ये सब किस पर बेस्ड है, हेनरी लॉ पर जो था वो बेस्ड है। हेनरी लॉ पर बेस्ड है कि वो जब बनाते हैं तो ऐसा प्रेशर जो था वो डिसाइड करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली वो देखते हैं कि ऐसा कौन सा प्रेशर का वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पर गैस जो था वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, इसमें से गैस रिलीज। तो वो बनाते टाइम उसी गैस पॉइंट के ऊपर, उसी प्रेशर के ऊपर उसके अंदर CO2 गैस डिसॉल्व की जाती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें से CO2 गैस जो था वो क्या हो जाएगी, रिलीज जो था वो हो जाएगी और उसके जो टेस्ट था वो बेकार हो जाएगा। तो जो भी कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज काम करती हैं वो किस पर काम करती हैं, हेनरी लॉ जो था वो उसी पर जो था वो काम करती हैं। एक बार मैंने आपको बताया था
कि हेनरी लॉ से पहले जब तक हेनरी लॉ इस पे बात नहीं की गई, तो जो सी डाइवर्स होते हैं, समुद्री गोताखोर जो होते हैं, सी डाइवर्स जो होते हैं समुद्र में डाइव जो करते हैं, है ना, तो सी डाइवर्स जो होते हैं, समुद्री गोताखोर जो होते हैं, जब वो सी डाइव करते थे, समुद्र में गोता जो था वो लगाते थे, तो पहले ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए एक सिंपल ट्यूब का इस्तेमाल करते थे जो पानी से बाहर निकली होती थी, और गहरी सांस लेकर जो था वो ब्रीथ करते थे, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेज जो था वो जाता था। अब होता क्या था एक्चुअल में कि जैसे ही वो मिक्सचर लेते थे, गैसेस का मिक्सचर जो था वो लेते थे, तो क्योंकि वो सी वाटर के नीचे है और सी वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, पानी का प्रेशर जो था उनके बॉडी के ऊपर क्या था, बहुत ज्यादा होता था। अब जब बहुत ज्यादा होता था तो होता क्या था कि जैसे वो सी डाइव करा उन्होंने, सी वाटर के अंदर, समुद्री जल में उन्होंने डाइव करा, अब उस पे पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अब आप इसके हिसाब से, हेनरी लॉ के हिसाब से, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब उसने सांस लेने के लिए मिक्सचर लिया, गैसेस का मिक्सचर लिया। अब गैसेस का मिक्सचर लिया तो बहुत सारी गैसेस गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। तो ऑक्सीजन तो क्या हो गई, वो जितनी गैसेस थी, प्रेशर हाई हुआ, जब हाई हुआ तो वो गैसेस घुल जाएंगी, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, वो घुल गई गैसेस। अब जब घुल गई तब तक कोई बात नहीं क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। अब वो जैसे सी डाइवर समुद्र से बाहर आता था तो प्रेशर क्या हो जाता था, तो हेनरी लॉ से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। तो अब वो बॉडी में वो गैसेस जो ब्लड के अंदर घुल गई थी, अब उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो ब्लड से धीरे धीरे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब ब्लड में जब कोई चीज रिलीज होगी तो बबल्स बना देंगे, गैस जब रिलीज होगी वाटर के अंदर तो क्या बन जाएगा, बबल्स। तो वो सी डाइवर्स जो होते थे उनके ब्लड के अंदर बबल्स बन जाते थे, और जब तक बबल्स बन जाते थे उनका बॉडी जो था वो पेन करती रहती थी, वो मछली की तरह तड़पते रहते थे। इसको कहा जाता था बेंड्स डिसीज। लोगों को समझ में नहीं आता था कि समुद्र से जब बाहर आते हैं लोग तो इनकी बॉडी इतनी ज्यादा पेन क्यों करती है, सी डाइवर्स की, किसी को समझ में नहीं आता था। इसका सॉल्यूशन मिला हमें किससे, हेनरी लॉ से। हेनरी लॉ ने बताया कि एक्चुअल में प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने से गैस जो था वो ब्लड में क्या हो रही है, डिजॉल्व। अब वो जब बाहर आ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो ब्लड में से बाहर निकल रही है, ब्लड से बाहर निकल रही है तो क्या बना रही है, बबल्स जो था बनाई। जब तक बबल्स रहेंगे तब तक जो था वो पेन जो था वो होता रहेगा। इसके बाद एक बात का डिसीजन लिया गया कि अब जब सी डाइवर्स, जब तक बबल्स रहेंगे तब तक जो था वो पेन जो था वो होता रहेगा। इसके बाद एक बात का डिसीजन लिया गया कि अब जब सी डाइवर्स ड्राइव करेंगे तो जो गैस सिलेंडर लेकर जाएंगे उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस जो था वो ली जाती है। हीलियम इसलिए कि वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होती, वो ब्लड के अंदर घुलती नहीं है, इसलिए जो था वो नुकसान पहुंचाती नहीं है। तो हमेशा सी डाइवर जो ब्रीथ करने के लिए जो मिक्सचर यूज करते हैं वो कौन कौन सा, ऑक्सीजन और हीलियम गैस। आपको जो मेडिकल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर जो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर दिखाई देते हैं, आपको ये लगता होगा कि इसमें ऑक्सीजन गैस जो था वो भरी हुई है। ऑक्सीजन गैस तो भरी है लेकिन उसमें कौन सी गैस है, उसमें भी हीलियम है, बाकी कोई गैस नहीं होती। वो ऑक्सीजन मेडिकल के अंदर, आप हॉस्पिटल्स के अंदर जो गैस सिलेंडर देखते हैं उसमें भी केवल दो ही गैसेस का मिक्सचर है, वो कौन कौन सा, ऑक्सीजन और हीलियम। और ऐसा क्यों करते हैं समझ में आया, कि प्रेशर पे उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि किस पर इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का, हीलियम गैस के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट नहीं जो था वो पड़ता, इसलिए जो था ब्रीथ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हीलियम। तो ये था हेनरीज लॉ, इससे रिलेटेड पूछा जाता है इसलिए लिखना, हेनरीज स्टडीड द, हेनरीज स्टडीड द, हेनरीज स्टडीड द, हेनरीज स्टडीड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, 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 effect of pressure on solubility, on solubility, on solubility of gas, on solubility of gas, on solubility of gas and liquid, 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 on solubility of gas in liquid. Then put forward a law, then put forward a law, then put forward a law, then put forward a law which is known as, which is known as, which is known as, which is known as, which is known as Henry's law, which is known as Henry's law, which is known as Henry's law. पेरा चेंज करके, according to Henry's law, according to Henry's law, according to Henry's law, according to Henry's law, according to, according to Henry's law, solubility of gas in liquid,
solubility of gas in liquid, solubility according to Henry's law, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid at constant temperature, at constant temperature, at constant temperature, at constant temperature, at constant temperature is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to pressure of gas, is directly proportional to pressure of gas. हिंदी में लिखेगा गैसों की द्रव्य विलायता पर, गैसों की द्रव्य विलायता पर, गैसों की द्रव्य विलायता पर दाब के प्रभाव को, गैसों की द्रव्य विलायता पर दाब के प्रभाव को, गैसों की द्रव्य विलायता पर दाब के प्रभाव को, गैसों की द्रव्य, गैसों की द्रव्य विलायता पर दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने, गैसों की द्रव्य विलायता पर दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने, गैसों की द्रव्य विलायता पर दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने, दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने, दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए हेनरी ने एक नियम प्रतिपादित किया, 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 हेनरी ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हेनरी नियम कहा जाता है, जिसे हेनरी नियम कहा जाता है, जिसे हेनरी नियम कहा जाता है। पैरा चेंज करके लिखेगा हेनरी नियमानुसार स्थिर ताप पर, 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 हेनरी नियमानुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव्य विलायता, गैसों की द्रव्य विलायता, इस हेनरी नियमानुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव्य विलायता, गैसों की द्रव्य विलायता, गैसों की द्रव्य विलायता गैस द्वारा आरोपित दाब के, गैस द्वारा आरोपित दाब के समानुपाती होती है, गैस द्वारा आरोपित दाब के समानुपाती होती है। ये था यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हम यहाँ पर किससे डिनोट कर रहे हैं? एन से। अब सॉल्युबिलिटी को हमेशा एस से डिनोट किया जाता है, विलायता को हमेशा एस के द्वारा जो था वो शो किया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं लिखिएगा एस। रीजन ये कि अगर आपने एस लिखा वो कॉमन सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, मतलब इसका मैसेज ये जाता है, मैसेज ये कन्वे होता है कि इधर एस लिखा है मतलब ये सारी सॉल्युबिलिटी पर अप्लाई होगा, लेकिन ये सारी सॉल्युबिलिटी पर की बात नहीं की जा रही, केवल एक सिंगल सॉल्युबिलिटी की बात की जा रही है। कब? जब गैस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व है। दुनिया में बहुत सारी चीजों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग पड़ी जाती है, तो ये सब पर अप्लाई, ये जो भी मैंने बताया ये सब पर अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई होगा व्हेन गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, जब गैस केवल द्रव में खुली हो तभी। इसलिए मैंने उसको एस से डिनोट ना कर करके से। एक्चुअल में हम कब पता लगाते हैं कि गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम है या ज्यादा, तो हम उसको मास से ही डिटरमाइन करते हैं। हम कहते हैं अगर गैस ज्यादा घुली है तो हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, कम डिसॉल्व है तो कहते हैं सॉल्युबिलिटी कम है। इसका मतलब एक्चुअल में ये पता करना कि सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा है और कब कम, ये किससे डिसाइड हो रहा है? अमाउंट ऑफ गैस से, मास ऑफ गैस से। इसलिए हम उसको किससे डिनोट करते हैं? एम से। रीजन समझ में आ रहा है क्यों लिखा है ना? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और अगर ये ध्यान ना रहे तो आप तो इनवर्स लिख लेना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना? गैसों की तरफ में विलायता, समानुपात का साइन दाब, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। एम कांस्टेंट कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा कि एच पी, एच हेनरी के लिए जो था वो इस्तेमाल किया गया। उसके नीचे लिख लें वेयर के एच इज हेनरी कांस्टेंट, वेयर के एच इज हेनरी कांस्टेंट, वेयर के एच इज हेनरी कांस्टेंट, जहां के एच हेनरी नेतांक है, जहां के एच हेनरी नेतांक है, जहां के एच हेनरी नेतांक है, वेयर के एच इज हेनरी कांस्टेंट, जहां के एच हेनरी नेतांक है। ये अलग से जो एग्जांपल बताया आपको कि जो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज है ना, उनको बनाने में किस लॉ का यूज किया जाता है? हेनरीज लॉ जो था वो यूज किया जाता है। बेंट्स डिसीज के बारे में हमको किस लॉ से पता चलता है? हेनरीज लॉ से जो था वो पता चलता है। इसी तरह हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो था, अत्यधिक ऊंचाई के ऊपर जो था, जहां पर क्लाइंबर पर्वतरोही जो था वो जब ऊंचाई पर जाते हैं तो हमेशा एक प्रॉब्लम जो था वो फील करते हैं, जिसको या तो उनके नाक से जो था वो खून बहने लगता है, जिसको निक्सिया कहा जाता है ना, निक्सिया डिसीज मेडिकल टर्म में उसको निक्सिया कहा जाता है ना। तो हाई जब एल्टीट्यूड पर आप जाते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो था वो फेस करते हैं
लोग अपनी याददाश्त जो था वो कम हो जाती है, मेमोरी जो था वो मेमोरी लॉस का एक फैक्टर जो था वो दिखने लगता है कि चीज अचानक जो था लोग भूलने लगते हैं, चीजें याद नहीं रहती, खुद के बारे में जो था वो याद करना मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत अधिक ऊंचाई पे अगर जाया जाए, या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस जो था वो फील होने लगेगी, है ना। तो कुछ अजीब तरह के साइन जो था वो देखने को मिलते हैं, कहां पर, बहुत अधिक ऊंचाई पर। अब बहुत अधिक ऊंचाई पर क्या होगा कि वहां गैसेस का प्रेशर जो था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा, बहुत हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर जो था वो क्या हो गया, कम हो गया। जब प्रेशर जो था वो कम हो गया तो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो तो क्या, किस तरह प्रेजेंट है बॉडी में, ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व है, ऑक्सीजन जो था वो क्या है, ब्लड में घुली हुई है, ऑक्सीजन जो था वो घुली हुई है, ऑक्सीजन घुली है, ऑक्सीजन जो था घुली रहती है। ऑक्सीजन जब घुली रहती है तो अब वो हाई एल्टीट्यूड पे गए, अत्यधिक ऊंचाई पे गए, तो प्रेशर जो था वो क्या हो गया, कम। अब प्रेशर कम हो गया तो हेनरी लॉ से क्या कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी, मतलब ऑक्सीजन की ब्लड में सॉल्युबिलिटी जो था वो क्या हो गई, कम। तो उस ब्लड में से धीरे धीरे ऑक्सीजन जो था वो रिलीज होने लगती है और हमारे बॉडी के अंदर जो था वो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी फील करने लगता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी जो था वो फील होती है, ऑक्सीजन की कमी जो था वो महसूस होती है। और जब वो एक लेवल को जो था वो क्रॉस कर जाती है तो वो ये सारे सिम्टम जो था उसी के होते हैं, याददाश्त का चला जाना, वीकनेस बहुत ज्यादा आना, ब्लड से जो नाक से जो था वो ब्लड का आना, ये सब जो था सिम्टम्स है किसके, निक्सिया के। ब्लड जो था वो थिक हो जाता है, गाढ़ा जो था वो हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कोविड के अंदर जो था वो कई बार सजेस्ट करते थे पेशेंट को कि कोविड से अगर वो मतलब रिकवर कर रहा है अगर कोविड से, और कोविड का ऐसा पेशेंट है और अगर मान लीजिए उस पर बॉडी लोड ज्यादा था वायरस का, तो कुछ डॉक्टर सजेस्ट करता था कि घर पर भी जो था कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इसको ऑक्सीजन जो था वो दी जाती रहे, ऑक्सीजन जो था वो दी जाए। रीजन वही था कि ब्लड में किसकी कमी हो जाती थी, ऑक्सीजन की जो था वो कमी हो जाती थी। वो कोविड पेशेंट की एक बहुत नॉर्मल पहचान यही थी कि उनका ब्लड जो था वो थिक हो जाता था, उनका खून जो था बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता था। ये जो लोग अचानक बोलते थे कि सब कुछ ठीक था और अचानक खत्म हो गया या अचानक डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया, है ना, उसका रीजन ही ये था, वो दवाओं का जो असर था वो उस वजह से वो नहीं था। कोविड का एक सिम्टम जो था वो ये भी था कि उसका ब्लड जो था वो क्या हो जाता था, ठीक, जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो फ्लो जो था वो क्या हो जाएगा, कम, और जब फ्लो कम हो जाएगा तो सीवियर हार्ट अटैक जो था वो आ जाता था, बहुत ज्यादा प्रबलता से जो था वो हार्ट अटैक आ जाता था, जिसको सेव करना जो था वो बचाना मुश्किल हो जाता था। तो ये अचानक डेथ जो लोगों को मिली, कि आपको सडनली डेथ जिन लोगों के अंदर भी देखने को मिली कि कुछ भी नहीं था, नॉर्मल तरह का पेशेंट था, सब कुछ सही था, कुछ भी नहीं था, तो ये तो ऐसा डिसीज थी कि कई बार लोगों को हुआ और होकर ठीक भी हो गया। लेकिन मान लीजिए कि उसका जो सिम्टम्स था ये ब्लड थिक होने का, वो वैसे ही रहा, आप और हम डॉक्टर के कंसल्ट में नहीं थे, वो ब्लड वैसे ही रहा बॉडी में कई दिनों तक जो था, तो वो हार्ट अटैक होने के चांसेस जो था वो कम थे। और जिन पे जो ऑब्जर्वेशन में नहीं थे और इस तरह के केसेस जो देखने को मिले, उनका एक मेन रीजन जो था कोविड के अंदर वो यही था, ब्लड का क्या होना, गाढ़ा होना, थिक होना। और क्यों हो रहा है उसका रीजन अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होती थी, और उसका रीजन भी आपको मालूम था, क्योंकि वो ब्रीथ प्रॉपर नहीं कर पाते थे कोविड पेशेंट, तो ऑक्सीजन की कमी होती थी। ऑक्सीजन की कमी होना तो वो सांस लेने में जो दिक्कत है वो सब अपनी जगह पर है, वो तो जैसा भी है वो करेगा, जिस तरह भी वो था। लेकिन मेन प्रॉब्लम जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो खून क्या होगा, गाढ़ा होगा, खून गाढ़ा होगा तो अचानक हार्ट अटैक आने के चांसेस जो था वो बढ़ जाते थे। तो अगर उसको भी समझा जाए, वो कोविड का जो आपने इतना सुना, इतना देखा है ना, वो भी अगर देखा जाए तो उसको भी समझा जाए, अगर तो प्रॉपर तरीके से समझा जाए उसके सिम्टम्स को, तो वो किससे समझा जा सकता है, हेनरी लॉ। वो ब्लड के थिक होने का कारण भी आपको जो मिलेगा वो किस पे मिलेगा, हेनरीज लॉ से ही जो था वो समझ में आए। ये था फिजिकल इक्विलिब्रियम, और उसमें जो फेज था कौन सा, लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता था हेनरी लॉ पर, वो जो था वो समझा रहा था। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। 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 अब इक्विलिब्रियम का वही मतलब है, सिंगल स्टेट ऑफ इक्वलाइजेशन, समानता की स्थिति, और केमिकल का मतलब है अब कोई केमिकल चेंजेस। अब वो केमिकल चेंजेस कई तरह के हो सकते हैं, किसी भी केमिकल चेंजेस में जब इक्वलाइजेशन की स्टेट एस्टेब्लिश होगी उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं, अब यही जो था वो पढ़ना है, वो अलग से बताऊंगा। कि किसी भी केमिकल प्रोसेस में, किसी केमिकल रिएक्शन में जब इक्वलाइजेशन की स्टेट डेवलप होगी, जब इक्वलाइजेशन होगा, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब उसको कई तरह से देखा जाता है, पढ़ा जाता है अलग अलग तरह से, वो किस तरह से, उस पर अभी जो था वो बात करते हैं। पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, chemical equilibrium is the state of equalization. Chemical equilibrium is the state of equalization. Chemical equilibrium is the state of equalization. Chemical equilibrium is the state of equalization which establish during the chemical process, which establish during the chemical process
which established during the chemical process, देखिएगा, किसी रासायनिक परिवर्तन में उत्पन्न साम्य, 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 किसी रासायनिक परिवर्तन में उत्पन्न साम्य को रासायनिक साम्यावस्था, किसी रासायनिक परिवर्तन में उत्पन्न साम्य को रासायनिक साम्यावस्था कहा जाता है। किसी रासायनिक परिवर्तन में उत्पन्न साम्यावस्था को रासायनिक साम्यावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य के विभिन्न गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य के विभिन्न गुण। अब सबसे पहले कि केमिस्ट्री के अंदर कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम तभी स्टेब्लिश होगा जब कोई केमिकल रिएक्शन किसी क्लोज कंटेनर के अंदर जो था वो कंप्लीट हो रही होगी। अब इसका मतलब कहां से समझ में आ रहा होगा, ये वर्ड जो मैंने कहा कि केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम तब स्टेब्लिश होगा जब कोई केमिकल रिएक्शन कहां पर हो रही होगी, किसी क्लोज कंटेनर में। इसको आप कैसे समझ सकते हो, इसको समझ सकते हो आप आइसोलेटेड सिस्टम से। थर्मोडायनेमिक में बताया था मैंने कि चेंजेस कुछ भी नहीं आया था। मैंने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक समझा रहा था तो मैंने कहा था जो बात भी कही जाएगी कि एनर्जी का ना लॉस होता ना गेन होती किसी भी तरह, तो आप समझ जाइएगा हम किस सिस्टम पे बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड बोला था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कहना मेरा कि कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम तभी स्टेब्लिश होगा जब कोई केमिकल रिएक्शन किसी क्लोज कंटेनर के अंदर जो था वो कंप्लीट होगी। तो मेरा कहने का मतलब है तो सिस्टम का क्या होना जरूरी है, आइसोलेटेड होना जरूरी है, जब भी तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। तो जब भी जो था वो साम्य स्थापित होगा, इक्विलिब्रियम। आपने कहा था ना, मैंने एग्जांपल लेकर बताया था। तो क्लोज कंटेनर का मतलब है कौन सा सिस्टम डेवलप होना, आइसोलेटेड। वो पढ़ा चुका हूं इसलिए उस पर बात नहीं कर रहा। क्लोज कंटेनर पे लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, लिखिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, chemical equilibrium is established when chemical reaction established when chemical reaction take place, established था, when chemical reaction take place in closed container, when chemical reaction take place in closed container, when chemical reaction take place in closed container, chemical equilibrium is established when chemical reaction take place in closed container। मीनिंग समझ में आ गया? ये कब समझ में आया? जब आपने आइसोलेटेड पढ़ा होगा। आइसोलेटेड का मतलब आप जानते होंगे, तो समझ गए होंगे कि हमें कुछ चेंज नहीं करना है। कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट अप्लाई होता है, मतलब अगर किसी रिएक्शन में, अगर इसको नॉर्मल तरीके से समझें तो अगर कोई रिएक्शन स्टॉप हो गई या कोई काम करना शुरू किया केमिकली और वो काम अपने आप बंद हो गया, तो इसका मतलब ही ये साइन है कि वो वहां पर क्या स्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम। चेंजेस वहीं पर देखने को मिलेगा जहां पर चीजें अनबैलेंस्ड होंगी, है ना। जब बैलेंस्ड, इक्वलाइजेशन मतलब बैलेंस हो जाना, पूरी तरह से समानता आ जाना, इक्वलाइजेशन आ जाना। तो अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब उसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हुआ। अभिक्रिया का रुक जाना, रिएक्शन का रुक जाना इस बात का साइन है कि वहां पर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम जो था वो स्टेब्लिश हो गया। क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होता तो वो रिएक्शन 100% जो था वो प्रोसीड होती रहती, रुकती रहती। तो रिएक्शन का रुक जाना साइंस में साइन माना जाता है कि वहां पर क्या स्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम, मतलब समानता की स्थिति हो गई। क्योंकि एक्चुअल में जब कोई एक रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसको ऐसा भी देखा जाता है कि रिएक्टेंट, दुनिया की कोई रिएक्शन जब हो रही होगी तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो था, क्रियाकारक की मात्रा जो थी वो डिक्रीज होती जाती है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो था वो इंक्रीज होता जाता है। तो रिएक्शन होने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो था वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, और प्रोडक्ट जो था वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब दोनों आकर जो था वो अपनी अपनी जगह पर आकर क्या हो गए, रुक गए। कोई भी एक सेम बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन, तब जाकर वो ये चेंज होना, प्रोसीड होना जो था वो बंद हो जाएगा। तो रिएक्शन का रुकना किसका साइन है, इक्विलिब्रियम का जो था वो साइन है। तो कोई भी रिएक्शन जब होती है ए रिएक्ट, तो उसका एक तो ये मतलब है कि क्लोज कंटेनर में होना, और एक केमिकल इक्विलिब्रियम केवल किस प्रोसेस में होता है, रिवर्सिबल। मतलब अगर केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होगी तभी जाकर वहां पर क्या स्टेब्लिश होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम जो था वो स्टेब्लिश होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में स्टेब्लिश होगा। अगर इररिवर्सिबल होगी रिएक्शन, एक ही डायरेक्शन में सिंगल एरो वाली रिएक्शन होगी, तो वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम, chemical equilibrium established in reversible reaction, रासायनिक साम्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रासायनिक साम्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पन्न होता है, रासायनिक साम्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पन्न होता है।
केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश इन रिवर्सिबल रिएक्शन, रासायनिक साम्य उत्कीर्णनीय अभिक्रिया में संपन्न होता है। अब जब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दो रिएक्शन होती हैं, एक लेफ्ट टू राइट और दूसरा राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट जो रिएक्शन हो रही है उसको कहा जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, और राइट टू लेफ्ट हो रही है उसको बैकवर्ड। लेफ्ट टू राइट उसको फॉरवर्ड हिंदी में बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, और राइट टू लेफ्ट जो हो रही होगी उसको बैकवर्ड हिंदी में कहते हैं पश्च अभिक्रिया। अब इसको दूसरी तरह से ये कहा जाता है कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट किसको कहा जाएगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम जो था वो एस्टेब्लिश हो गया। तो उसका नेक्स्ट मीनिंग है इन केमिकल इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट पॉइंट, इन केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, in chemical equilibrium rate of forward reaction, 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 in chemical equilibrium rate of forward reaction equal to rate of backward reaction, in chemical equilibrium rate of forward reaction equal to rate of backward, rate of backward, rate of backward reaction, rate of backward reaction, rate of backward reaction। हिंदी में रासायनिक साम्य में अग्र एवं पश्च अभिक्रिया की दर, रासायनिक साम्य में अग्र एवं पश्च अभिक्रिया की दर, रासायनिक साम्य में अग्र एवं पश्च अभिक्रिया की दर, रासायनिक साम्य में अग्र एवं पश्च अभिक्रिया की दर एक समान होती है। रासायनिक साम्य में अग्र एवं पश्च अभिक्रिया की दर एक समान होती है। अग्र एवं पश्च अभिक्रिया की दर एक समान होती है। देखा, और कोई भी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का मतलब है रिएक्टेंट का किसमें कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। तो इस रिएक्शन अकेले वर्ड का मतलब, अभिक्रिया शब्द का अकेले का मतलब होता है रिएक्टेंट का किसमें प्रोडक्ट होना, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, क्रियाकारक का उत्पाद में परिवर्तित होना। ये तो सिंपल देखने वाली बात है, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब होता है रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे क्या होना, डिक्रीज होना, कम होना, क्रियाकारक की मात्रा कम होना और प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज होना। ये भी एक सिंपल वर्ड है। साइंस के अंदर ये क्वांटिटी अमाउंट जो था वो कंसंट्रेशन कहलाता है। मतलब दुनिया की जब कोई रिएक्शन होगी उसका एक मतलब होगा डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसका एक मतलब होगा क्रियाकारक की सांद्रता का क्या होना, कम होना। तो जब हम कहते हैं रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो उसका मतलब हम सामने वाले को एक मैसेज देते हैं कि डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपको ये सुनाई देना चाहिए। उसका दूसरा, अब वो आप क्या मतलब निकालते हो ये आपकी प्रॉब्लम है। उसका दूसरा मतलब होता है जब कोई कहता है कि एक रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसका दूसरा मतलब होता है इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। अब आप जब रिएक्टेंट के बेसिस पे पढ़ रहे हो तो आप पहले वाला मतलब निकाल लेते हो अपने लिए, और जब प्रोडक्ट के बेसिस पर स्टडी कर रहे होते हो तो दूसरा मतलब निकाल लेते हो कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन हम साइंस जानने वाले लोग हैं, और मैंने पहले भी कहा कि साइंस में चाहे कमी डिक्रीज की बात की जाए या इंक्रीज करने की बात की जाए, हमारे लिए दोनों का कोई वैल्यू नहीं। हमारे लिए डिक्रीज मतलब चेंजेस, इंक्रीज मतलब चेंजेस, डिक्रीज का मतलब भी और इंक्रीज का मतलब भी। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी, मैं ये नहीं बोलना चाहता। मैं डिक्रीज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, ये भी नहीं बोलना चाहता। तब मैं बोलूंगा मैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, मैं बोलूंगा क्रियाकारक अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन, अभिवर्तन में। तो यहाँ पर क्या लिखा है वर्ड रिएक्शन, मैं रेट ऑफ रिएक्शन के एक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ कि क्या है। अभी आपने कहा कि किसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये क्या है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब बता रहा हूं, वो फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो उससे कोई मतलब। रिएक्शन का मतलब समझ गया, एक मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, तीसरा सांद्रता में परिवर्तन, ये तीन। और रेट का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टाइम, विथ रिस्पेक्ट टाइम, समय के सापेक्ष, है ना। तो इसका मतलब इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इन मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बात करना, मतलब टाइम को स्पेसिफिक बना ले, विशिष्ट बना ले, यूनिट बना ले, इकाई बना ले, यही होता है फिजिक्स में। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का एक मतलब होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा मतलब होगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल, वो मतलब होगा रेट ऑफ रिएक्शन। या पूरी रिएक्शन को देखकर बोलोगे तो चेंज इन
concentration in unit time interval is called rate of reaction। तो rate of reaction का मतलब है एक स्पेसिफिक, एक तो यूनिट बोला आपने, कुछ और आपको लेना हो स्पेसिफिक टाइम तो वो ले लें। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर क्रियाकारक की सांद्रता में कमी, अब वो इकाई बोल दें, एक निश्चित समय अंतराल या इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक की सांद्रता में कमी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि या सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहा गया, अभिक्रिया की दर जो था वो कहा गया। अभी बस समझ में, तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप क्या कह रहा हो कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन क्या हो गया। अभी समझ में आया कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे मतलब ये, तो दोनों तरफ का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। कंसंट्रेशन इक्वल हो गया मतलब रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो था वो क्या हो गया, सेम जो था वो हो गया। आई बस समझ में। लिखिएगा नेक्स्ट है इन केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ, इन केमिकल इक्विलिब्रियम, in chemical equilibrium concentration of reactant, in chemical equilibrium concentration of reactant, in chemical equilibrium concentration of reactant, concentration of reactant, concentration of reactant, concentration of reactant equal to concentration of product, in chemical equilibrium concentration of reactant equal to concentration of प्रोडक्ट। सब एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, कब क्या यूज करोगे ये, अगर सबको कनेक्ट करोगे तो सब एक ही बातें जो था वो बोली गई हैं जितनी भी। अब समझ में, रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हिंदी में लिखते हैं रासायनिक साम्य में क्रियाकारक एवं उत्पाद, क्रियाकारक एवं उत्पाद की सांद्रता का मान एक समान होता है, क्रियाकारक एवं उत्पाद की सांद्रता का मान एक समान होता है, क्रियाकारक एवं उत्पाद की सांद्रता का मान एक समान होता है। तो ये था इक्विलिब्रियम, जिस ग्राउंड पर आप स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर को इक्विलिब्रियम, आप तीन ही बातें याद रखेंगे। इक्विलिब्रियम का सिंपल वर्ड मीनिंग है इक्वलाइजेशन, साम्य समानता, और उसको फिजिकल और केमिकल में आपको पढ़ना है, मेनली केमिकल में आपको स्टडी करना है। इसके अलग अलग मीनिंग है, एक मीनिंग है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, अग्र अभिक्रिया का समान होना, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो था वो दोनों क्या होना, इक्वल। ये तीन बातें जो था वो मेनली आप याद रखोगे, हर जगह जो था वो यही बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। किसी के आगे बात